सब लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स को पढ़ लिया था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एटम। आज का हमारा टॉपिक क्या बच्चों? एटम। तो एटम के बारे में क्या बताया? एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड ना, आपने यही पढ़ा होगा बचपन से, क्या हम लोग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, बट इफ हम लोग एटम को डिवाइड कर दें तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। इफ वी डिवाइड द एटम इनटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। इफ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अलग कर दिया, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ओके। तो जो एटम है उसको हम लोग एक टाइप से बोल सकते हैं कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इफ हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। उसके अलावा आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट हम क्या बोलते हैं? एटम है। और एक चीज और बोलते हैं कि सिंगल एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट। एटम कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलेगा। लाइक आपको बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक एटम आपको कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच होगा, फॉर एग्जांपल H2O। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन एटम किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन एटम के साथ। या फिर H2S ना। फॉर एग्जांपल आयरन की बात करें तो हम आयरन को Fe लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आयरन सिंगल। आयरन का जो ब्लॉक होता है उसमें क्या है, सारे एटम किसके होते हैं? आयरन के होते हैं। इसलिए हम Fe2 Fe3 Fe4 तो लिखेंगे नहीं, हम ओनली क्या लिख देते हैं? Fe लिख देते हैं। इसमें इट मींस दैट दिस कंटेन ओनली आयरन एटम्स ना। तो हमने बोला सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक चीज है जो, ठीक है, एक्सेप्शन है, क्या? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस याद है ना बच्चों आपको? हमने बोला था नोबल गैसेस किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं करती, ना तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है ना इलेक्ट्रॉन लूज करती है। फॉर एग्जांपल हमारा हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये क्या है? ये सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला सिंगल एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती, नोबल गैसेस से सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, बट बाकी जो भी एटम्स होंगे वो कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ या सेल्फ के साथ बॉन्डेड होंगे। फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन खुद के साथ ही बॉन्ड बना लिया, ठीक है। आयरन के अंदर आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। आयरन और आयरन एटम्स के बीच में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो हमको इस एटम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्या एटम के अंदर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो तो आपको याद होगा फर्स्ट मॉडल जो था वो किसने दिया था? वो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने क्या बोला था कि जो एटम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वाटरमेलन के जैसी है। एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? वाटरमेलन के जैसी है। तो वाटरमेलन आपने देखा है, उसके अंदर पूरा पार्ट क्या होता है? रेड होता है। तो उसने बोला जो रेड पार्ट है, जो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? अंदर में डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? उसके सीड्स की तरह बीच बीच में ऐसे, ठीक है। तो थॉमसन ने तीन बातें बोली, क्या? फर्स्ट, एटम स्फेरिकल है। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज होल में डिस्ट्रीब्यूट है। और थर्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उस टाइप से क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट मैनर में है। ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस है। लाइक पॉजिटिव चार्ज तो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है, होल के अंदर, पूरे के अंदर है, ठीक है। जबकि नेगेटिव चार्ज क्या है? डिस्क्रीट मैनर में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। बट आपको पता है कि ये चीज क्या है? गलत है ना। हमको पता है कि हमारे जो प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम इस मॉडल को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम थॉमसन मॉडल को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जबकि गलत है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक चीज सच थी, क्या? एटम की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। उसको किसने बताया था? उसको थॉमसन ने बताया था। इसलिए आज तक हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम ये मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं जब ये मॉडल ही गलत है। मॉडल गलत होने का मतलब ऐसा नहीं कि फुल मॉडल गलत है, उसका एक अजम्पशन तो सही था ना, एक पोस्टुलेट तो कि एटम, शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल, ठीक है। देन हम मेन हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। क्योंकि एटम की जो एक्चुअल में एटम की जो स्ट्रक्चर थी वो किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल ली, थिन फॉइल। फॉइल समझते हो ना, एक पेपर जैसी गोल्ड की शीट ली, ठीक है।
देन उसने क्या किया, उसमें उसने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, अल्फा पार्टिकल की कोलाइड करवाया, किसके साथ, गोल्ड फॉइल के साथ। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का नाम सुना है ना, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ये तो हमारा हीलियम एटम है। बट इफ हीलियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मींस प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो हीलियम पे चार्ज क्या हो गया, +2 हो गया। डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। यही हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल। बच्चों समझ आया ना अल्फा पार्टिकल क्या है। आप इतना नहीं याद करें तो आप बस इतना याद कर लें, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या किया, हमने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, यहाँ पे सपोज गोल्ड फॉइल है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हुआ क्या होगा, ठीक है। और उसमें हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की जब हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में फेंका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कैसे जाएगा कि हमने एक बॉक्स ले रखा है, क्योंकि मान लो अल्फा पार्टिकल निकलता है किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो मान लो ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ से तो यहाँ भी निकलेगा अल्फा पार्टिकल, ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा, तो हमको कैसे पता चला सीधा जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अल्फा पार्टिकल को यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक होल कर दिया। तो जो भी पार्टिकल इस साइड में जाएंगे, ब्लैक बॉक्स है तो यहाँ से तो बाहर जा नहीं पाएंगे, बट जो पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा वो भी कहाँ जाएगा, गोल्ड फॉइल की तरफ जाएगा। तो इस टाइप के बॉक्सेस हमने अरेंज किए। तो जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो कहाँ कैसे जा रहे हैं, जा तो स्ट्रेट रहे थे, ठीक है, कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट रहे थे। और मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है, जो हमारी फॉइल है उसको स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करते थे, उनके पाथ में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। बट फिर हमने देखा कुछ पार्टिकल का जो पाथ है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है। इस टाइप से कुछ पार्टिकल के पाथ में क्या हो रहा है, डेविएशन आ रहा है। और 20,000 में से एक पार्टिकल जिस पाथ से गया था उसी पाथ पे रिवर्स। तो इनसे हमको क्या क्या समझ आया, हमने देखो हमारे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग देयर पाथ, without any deviation. Some of alpha particle path will be deviated and around one particle from 20,000 particle is back to its path. वो उसके पाथ पे वापिस आ जाता है ना। तो हुआ क्या होगा, हम कभी भी किस चीज को कब क्रॉस कर सकते हैं, जब वो चीज खाली हो। जैसे मैं यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बीच में कोई नहीं है, ठीक है। इफ यहीं बीच में कोई ऑब्स्टेकल होगा तो मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। तो इससे हमने अजम से निकाला क्या, जो हमारे एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, होलो है, ठीक है। एटम जो है इसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, होलो है, खाली, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रिजल्ट है, तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, होलो है, खाली है। सेकंड, जब ये डेविएट हुआ, तो डेविएट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चार्ज, ठीक है। ये डेविएट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चार्ज है। तो हमने बोला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, आइदर वो पॉजिटिव होगा, आइदर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और थर्ड जो था कि इफ अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से गया उसी पाथ से बैक आ गया, मतलब यहाँ क्या होगा, रिपल्सन लगा होगा, समझ रहे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन लगा होगा। तो बैक आएगा तो रिपल्सन लगेगा। तो रिपल्सन कब लगेगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल करता है, पॉजिटिव। तो हमने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक फिक्स्ड जगह पे है, ठीक है, और वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंपेयर टू एटम, क्योंकि एटम में से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो हमारे क्रॉस हो रहे हैं, बट ओनली वन पार्टिकल क्या हुआ, सेम पाथ पे बैक आया। तो हमने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने बोला जो प्रोटॉन है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका कोई मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने डायरेक्टली बोल दिया था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जरूर एक्सपेरिमेंट था, क्यों, क्योंकि यहां से देखो जितने पार्टिकल जा रहे थे उसमें एक ही पार्टिकल बैक आया, एक पार्टिकल बैक आने का मतलब क्या है कि उसको रिपल्सन मिला है, ठीक है। और वो रिपल्सन बहुत कम जगह मिल रहा है, क्योंकि बाकी जगह से तो क्या हो रहा है, वो पार्टिकल पास हो जाएंगे, बस यहीं कोलाइड करेगा तभी तो रिपेल होगा। तो उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बहुत स्मॉल एरिया में, उस स्मॉल एरिया का नेम उसने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया,
ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या क्या पता चल गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस में। ओ सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद भी कुछ थ्योरी थी। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए। ठीक है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बारे में पता चल गया होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम को क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक मेरा डाउट है ना, मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपको पता है नहीं पता है। ठीक है, कि हमने गोल्ड की फॉइल क्यों यूज की, गोल्ड तो इतना महंगा है ना, रदरफोर्ड अमीर आदमी तो था नहीं, कि उसने गोल्ड फॉइल क्यों यूज की। वो एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर सकता था ना, हम खाना को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना, किचन में एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, रदरफोर्ड भी तो एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर सकता था, पर उसने गोल्ड फॉइल क्यों यूज की। समझ रहे हो मेरा डाउट, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है उसका एटॉमिक नंबर हाई है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, हाई है। एटॉमिक नंबर हाई होने से क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। इफ यही पार्टिकल ऐसे जाते जाते थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता तो हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है, इफ ये पार्टिकल थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। हम क्या चाहते थे कि डिफ्लेक्शन क्या हो, ज्यादा हो, तो हमने क्या यूज किया, गोल्ड, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था। और सेकंड थिंग कि गोल्ड की हम थिन फॉइल बना सकते हैं। ठीक है, हमको ऐसा भी एलिमेंट चाहिए था कि जिसका एटॉमिक नंबर भी हाई हो और उसकी हम थिन फॉइल बना सके। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की हम थिन फॉइल बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की हम थिन फॉइल बना सकते हैं, पर उसका एटॉमिक नंबर हाई नहीं है। बट एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर उसका लो है, 13 है ओनली, तो उसमें ओनली 13 प्रोटॉन है, वो ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, हमने गोल्ड को यूज किया। तो एटम के अंदर हमको पता चल गया हम ना, मेनली 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम्स के। कौन कौन सा, हमारा प्रोटॉन, सेकंड हमारा न्यूट्रॉन, और थर्ड हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेनली हमारे पास 3 पार्टिकल्स, समझ आया बच्चों। अच्छा, अब इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज के बारे में बात करते हैं कि इनका चार्ज कैसा है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है, जीरो होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू की बात करें, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, तो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहाँ होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आपको ये याद रखना है कि जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जितना हमारा प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब हम क्या है, इतना ऐसा नंबर याद करना हमारे डिफिकल्ट होगा, यूज करना भी डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या ले लेते हैं, रिलेटिव ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, रिलेटिव नंबर ले लेते हैं, क्योंकि देखो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज है, बस साइन में डिफरेंस है। तो रिलेटिव चार्ज जो है वो इसका हमने मान लिया है +1, न्यूट्रॉन का 0 और इलेक्ट्रॉन का -1। तो जो हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन का चार्ज +1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, वो क्या है, हमारा रिलेटिव चार्ज है। बट एक्चुअल में प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, बट हम क्या यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हम रिलेटिव चार्ज यूज करते हैं, प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। समझे बच्चों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मास की। ठीक है, तो मास की बात की जाए तो प्रोटॉन का मास होता है अराउंड 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटॉन का मास, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, ये सॉरी न्यूट्रॉन का मास, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो आप देख के बताइए सबसे ज्यादा मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, या फिर प्रोटॉन का। ठीक है, तो किसका है सबसे ज्यादा मास, सबसे ज्यादा मास हमारा न्यूट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन मत सोचना, ऐसा मत सोचना ये 9 है, ये 1.6 है, ये 9 के साथ 10 टू द पावर -31 भी है, -31। ठीक है, 10 टू द पावर -31 नीचे जाएगा तो 10 टू द पावर 31, तो इसको 10 टू द पावर 31 से डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है,
तो समझ रहे हो ना, यहाँ पावर क्या ज्यादा माइनस में है, ये छोटा नंबर है, यहाँ कम है, तो ये दोनों नंबर क्या है, बड़े हैं इस 10⁻31 से, ठीक है। और इसमें भी ये 1.673 और ये 1.675 अप्रोक्सीमेट इक्वल है, बट न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। तो बात समझे, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है इनके कंपेयर में, ये -27 नहीं, -31 है, ठीक है। तो अब फिर हम बात करते हैं, क्योंकि हर बार तो हम ये मास यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा मास करेंगे, हम रिलेटिव मास यूज करेंगे। हमने बोला इसका मास इनके कंपेयर में बहुत ज्यादा कम है, तो इसको हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 0। तो बच्चों हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास को हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास हमने 0 सपोज कर लिया। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, अप्रोक्सीमेट सेम है ना। तो प्रोटॉन का मास हम लोग कितना सपोज कर लेंगे, 1, और न्यूट्रॉन का भी 1, ठीक है। तो रिलेटिव मास भी आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है, 0, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1, न्यूट्रॉन का 1। तो ये तो हो गया मास की यूनिट। चार्ज आपने याद कर लिया, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0, ठीक है। और यहाँ मास किसका 0 है, इलेक्ट्रॉन का। चलो अब हमने एटम के बारे में पढ़ लिया कि एटम किस किस से बना है ना, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमको एटम की रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट उस एटम का कोई सिंबल होगा, सपोज सिंबल X है, और उसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल टू क्या आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे उसका कुछ मास लिखा रहता है, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, A इक्वल टू आपका क्या है, मास नंबर, ठीक है। और यहाँ पे उसका if कोई चार्ज है तो लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ज, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए ये x क्या है, ये सिंबल को डिनोट कर रहा है एटम के, z क्या है एटॉमिक नंबर, a क्या है आपका मास नंबर। चलो बात करते हैं इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, मास नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, और चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। तो बात करें एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, आपको याद होगा एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन फिक्स है। इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव या ऐड कर सकते हैं, उसकी वजह से उसका चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। बट एटम के प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। बात करें मास नंबर की, अभी हमने पढ़ा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, तो हमने उसको 0 मान लिया था। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो है नहीं, ओनली किसका मास है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो मास नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और चार्ज की बात करें तो चार्ज भी किसमें है, चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जांपल से समझ लो, सपोज इसमें 5 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की वजह से चार्ज होता है +1, तो 5 प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना हो गया, +5। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है -1, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना हो गया, -6। तो हम क्या करेंगे, 5 - 6 इक्वल टू नेट चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, -1। तो एक्चुअली हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो वही हमने यहाँ लिखा, चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So student, our question is find the symbol of atom containing 7, 8, 9 proton, electron and neutron respectively. Now means we have one atom in which we have 7 proton, 8 electron and 9 neutron. So number of proton equal to 7. First we write the given now. The number of electron equal to 8 and number of neutron equal to 9. Okay, number of proton equal to 7, number of electron equal to 8, number of neutron equal to 9. Then we have to find the symbol of atom. Now, so for symbol of atom, what we required atomic number, mass number, then charge. So first we find the atomic number. Atomic number which is represented by Z. Atomic number equal to number of proton. Na? Atomic number equal to number of proton and number of proton equal to 7. So atomic number is 7. Then we find the mass number.
Mass number represented by capital A, and mass number equal to number of proton plus number of neutron. So number of proton equal to 7 plus number of neutron equal to 9. 7 plus 9 equal to 16. So mass number equal to 16. Then we have to find the charge. Charge equal to number of proton minus number of electron. So number of proton is 7, number of electron is 8. 7 minus 8 equal to minus 1. So charge is minus 1. So how we can represent this atom with symbol na? So atomic number is 7. Atomic number is 7. And which element have atomic number 7? The element is nitrogen. So nitrogen. You don't have to write the X always, okay? I just show you at that time that this X is the symbol of atom, Z is atomic number, A is mass number, and here we write charge. Now, but X is symbol of atom. If we know that atomic number is 7, and 7 which atom have atomic number 7? Nitrogen. Okay, atomic number 7, mass number 16, and charge equal to minus 1. Like this. Okay, this is the symbol of atom. For example, if we write like this 1H1 ना, तो बच्चों आप बताओ इसमें चार्ज कितना है? मैथ्स नहीं यूज करना है आपको, ये नहीं सोचना है कोई भी लिखा है तो उसका कुछ पावर दिया नहीं तो पावर 1 होगा, ठीक है? इसका चार्ज 1 नहीं होगा, इसका चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? इफ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना पावर में, तो चार्ज कितना होगा? ऑलवेज 0 होगा. इफ चार्ज +1 होगा तो यहाँ पे लिखेगा प्लस, -1 होगा तो वहां पे माइनस लिखेंगे, +2 होगा तो लिखेगा 2+, ठीक है? इस टाइप से लिखेंगे. Our next question is find the number of proton, electron and neutron in 16s32-2. We have given one atom. Now the atom is sulfur, whose atomic number is 16, mass number is 32, and charge is -2. We have to find the number of proton, electron and neutron. Okay, so we first write the given. Given is atomic number. Atomic number is represented by Z. Okay, you can write full atomic number under bracket Z equal to 16. I am writing in short. Okay, atomic number equal to 16. Then mass number is represented by A. Mass number equal to 32, and charge equal to -2. This is given. Now, then we try to calculate number of electron, proton, and neutron. Atomic number is equal to number of proton. So we can replace this atomic number by number of proton. So number of proton equal to 16. So we calculated the number of proton. So now number of proton equal to 16. Then mass number is equal to number of proton plus number of neutron. So we can replace this mass number by number of proton plus number of neutron equal to 32. Now, and number of proton equal to, we calculated ना, number of proton equal to 16 ना, 16 उस टाइम जाएगा तो -16. So number of neutron equal to 32 -16 equal to 16. So we calculated the number of neutron also. Number of proton equal to 16 and number of neutron is also 16. Then we have to calculate the number of electron. That we can calculate by this charge. Charge is equal to number of proton minus number of electron. Now, charge equal to number of proton minus number of electron equal to -2. Now, and number of proton equal to 16 minus number of electron equal to, we don't know number of electron, so number of electron equal to -2. So नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -2 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा. 16 + 2, 16 + 2 = 18. So we know now number of proton equal to 16, neutron is also equal to 16, and electron is 18. आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे. एटॉमिक नंबर 16 है मतलब प्रोटॉन कितना होगा? 16 होगा, ठीक है? अब बात करें चार्ज की. चार्ज -2 है. चार्ज माइनस में कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा. कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है. तो 16 + 2 18 ना. देन मास नंबर 32 है. इफ प्रोटॉन 16 है तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 16 होगा. तभी तो सम कितना होगा? 32 होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए
ये आपका बेसिक हो गया है, सेकंड क्लास हमने कर ली। आपको बस सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है, इसमें कोई दिमाग नहीं यूज करना ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा 9 10 का सिंपल सा बेसिक है। आपको ये पता होना चाहिए एटम क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। उसके मॉडल किस किसने दिए, मॉडल में क्या कंक्लूजन था, ठीक है। उसके अलावा एटम के अंदर क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज कैसा है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.